बांग्लादेश में अब क्या हो रहा है? कौन से अननोन मैन एक बार फिर से एक्टिव हो रहे हैं? क्या बांग्लादेश का छात्र नेता इसके निशाने पर आया है? जानेंगे क्यों हंगामा मचा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ भारत के साथ टेंशन के बीच में बांग्लादेश कुछ नई तैयारियां कर रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत सारी चीजें चल रही है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। बांग्लादेश की राजनीति इस वक्त उथल पुथल भरी है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। बांग्लादेश की राजनीति में अब एक नया कदम हो रहा है। माना जा रहा है कि खालिदा जिया के बेटे वापस आ सकते हैं। चूंकि खालिदा जिया की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, तो आने वाले चुनाव में खालिदा जिया के बेटे यहाँ लीड कर सकते हैं। अब क्या होता है ये तो समय बताएगा। फिलहाल बांग्लादेश को लेकर भारत के असम के चीफ मिनिस्टर, इनका कहना है कि आप बांग्लादेश के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हैं। बांग्लादेश को खास तौर पर जब यूनुस लीड कर रहे हैं, यानी यूनुस के नेतृत्व में, हम बांग्लादेश को अपना दोस्त नहीं मान सकते हैं। चूंकि यूनुस के जो क्रियाकलाप रहे हैं वो भारत के खिलाफ ही रहे हैं, उनके एक्शन भारत के साथ मेल नहीं खाते हैं। इस वजह से भी इन्होंने ये बात कही और इसके लिए भारत अपनी तैयारियां भी कर रहा है, अपने बॉर्डर वगैरह को मजबूत कर रहा है। पर इस बीच चर्चा शुरू हुई है कि बांग्लादेश नए फाइटर जेट ले रहा है और ये नए फाइटर जेट यूरो फाइटर हो सकते हैं। अब यूरो फाइटर ही क्यों? पहले तो ये रिपोर्ट आ रही थी कि चाइना का J-10C लड़ाकू विमान खरीदने पर बातचीत चल रही है, लेकिन बांग्लादेश को अब ऐसा लग रहा है कि राफेल को अगर हमें टक्कर देना है तो हमें J-10C नहीं खरीदना होगा, यूरो फाइटर खरीदना होगा। बांग्लादेश को लग रहा है कि राफेल से चीनी J-10C मुकाबला नहीं कर सकता है। राफेल के बराबर ताकत रखने वाले यूरो फाइटर टाइफून खरीदने को लेकर बातचीत चल रही है। अगर ये डील फाइनल हो जाती है तो बांग्लादेश यूरो फाइटर ऑपरेट करने वाला 11वां देश बन जाएगा। और ये जो यूरो फाइटर है, यूरो फाइटर टाइफून को इटली, स्पेन, यूके और जर्मनी मिलकर बनाते हैं और ये 4.5 जनरेशन फाइटर जेट है। खास बात यह है कि बांग्लादेश यूरो फाइटर टाइफून को ऑपरेट करने वाला पहला साउथ एशिया का देश हो जाएगा। साथ ही यूरोप और मिडिल ईस्ट के बाहर ऐसा करने वाला पहला देश भी होगा। चाइना के लिए ये एक बड़ा झटका है, क्योंकि उसने मई की लड़ाई में राफेल को लेकर काफी झूठ फैलाया था और J-10C जेट के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया था, लेकिन एक भी ग्राहक नहीं मिल पाया है। अब भारत के लिए ये कितना बड़ा खतरा है आपको बता दूं। भारत के लिए ना बांग्लादेश सामरिक तौर पर खतरा नहीं है। भारत जब भी चाहेगा, भारत के एक आध मिसाइलें ही भारी पड़ जाएंगी। जैसे ब्रह्मोस ने जिस तरीके से बेस को ही उखाड़ना शुरू कर दिया और एक एग्जाम्पल पाकिस्तान के मामले में सेट कर दिया है, ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें अग्नि 5 अगर इस्तेमाल हो जाता है, एक ही लंबी दूरी की मिसाइल किसी पारंपरिक लड़ाकू बेड़े को समाप्त करने के लिए काफी है। खास तौर पर अगर बांग्लादेश जैसे देश के पास भविष्य में 16 यूरो फाइटर टाइफून जैसे आधुनिक लड़ाकू विमान हो, तो वो तब भी वो अग्नि 5 के सामने बेकार होंगे। इसकी बड़ी वजह है, एक तो 5000 किलोमीटर से ज्यादा की मारक क्षमता, जो पूरे क्षेत्र में मौजूद सैन्य ठिकानों, एयरबेस, कमांड सेंटर को अपने जद में ले आता है। बांग्लादेश का कुछ भी ऐसा नहीं है कि अग्नि 5 से दूर है। यूरो फाइटर और अग्नि 5 मिसाइल दोनों की भूमिका अलग अलग है। यूरो फाइटर एक टैक्टिकल एयर कॉम्बैट प्लेटफॉर्म है जिसका इस्तेमाल हवाई लड़ाई, ग्राउंड अटैक और सीमित ऑपरेशन के लिए किया जाता है। वहीं अग्नि की बात करें तो अग्नि 5 एक रणनीतिक हथियार है जिसे परमाणु क्षमता के साथ डिजाइन किया गया है, जिसका मकसद युद्ध लड़ना नहीं बल्कि युद्ध को खत्म करना है। यही वजह है कि बांग्लादेश संख्या के हिसाब से भले ही कितने भी 16 फाइटर जेट क्यों न खरीद ले, भारत पर प्रेशर नहीं बना सकता है। भारत एक बैलिस्टिक मिसाइल बांग्लादेश एयरफोर्स के पूरे बेड़े को खत्म करने में सक्षम है। कई डिफेंस एक्सपर्ट चर्चा भी कर रहे हैं कि ब्रह्मोस, फिर कुछ कह रहे हैं INS अरिहंत। बांग्लादेश की ताकत भारत के आगे टिकती नहीं है, इसलिए ये फाइटर जेट वगैरह ये चुनौती नहीं दे सकते हैं। असल बांग्लादेश का मिसयूज कहाँ पर हो रहा है, वो हो रहा है तो वो होगा कि वहां से आतंकियों को भारत के अंदर घुसाने की कोशिश होगी। और यही वजह है कि असम सरकार बार बार कह रहे हैं कि बांग्लादेश पे हम यूनुस के कार्यकाल में भरोसा नहीं कर सकते हैं। खैर, अभी बांग्लादेश की परिस्थितियां इकोनॉमिक तौर पर तो खराब है ही, लेकिन यहाँ अब एक नई समस्या खड़ी हो गई है। बांग्लादेश में एक छात्र नेता है जिसे गोली मार दी गई है।
शरीफ उस्मान बिन हादी। वैसे तो इन्होंने कथित तौर पर ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा भी पोस्ट किया था। साथ ही साथ बांग्लादेश के एक प्रमुख राजनीतिक कार्यकर्ता है, छात्र नेता है और ये बहुत एक्टिव रहा जब जुलाई में शेख हसीना को हटाया गया। साल 2024 जुलाई विद्रोह का प्रमुख चेहरा था। तो विद्रोह के बाद इन्होंने एक प्लेटफॉर्म की स्थापना की, इनकिलाब मंच नामक, जिसमें सभी तरह की बातें कही गई कि प्रभुत्व का विरोध करेंगे, हम न्यायपूर्ण राज्य की स्थापना करेंगे। आवामी लीग के कट्टर आलोचक भी थे। शेख हसीना को जब सजा सुनाई गई मौत की तो उन्होंने कहा कि यह दुनिया के लिए एक मिसाल है। ढाका के 8 सीट से एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में आगामी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा भी हो गई और जब घोषणा हो गई, आपको बता दूं इस सोशल मीडिया पर इनके लाखों फॉलोवर्स हैं। तीखे भाषणों और आंदोलनों के लिए मशहूर थे। अब ये ई रिक्शा से कहीं जा रहे थे। एक सीसीटीवी फुटेज भी जारी किया गया है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं, पीछे से एक मोटरसाइकिल सवार आता है और फिर यहाँ पर गोलियां मारी जाती है। कहा जा रहा है कि 5 गोलियां लगभग मारी गई हैं, सिर में गोली मारी गई है और ये ढाका मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में लाइफ सपोर्ट पर रखा गया है। फिर एयर केयर हॉस्पिटल को शिफ्ट किया गया है। हालात बहुत नाजुक बताई जा रही है। अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस ने हमले की निंदा की है और जांच के आदेश दे दिए हैं। देश भर में प्रदर्शन भी हुए हैं। कुछ छात्र नेता सहित कुछ संदिग्धों की पहचान की गई है, उससे पकड़ने की कोशिश हो रही है। बहुत सारे लोग बहुत तरह की बातें कहते हैं, जैसे कि कुछ लोग सोशल मीडिया पर भारत की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो वहीं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश के इतिहास में चुनाव में हिंसा नहीं होती है, खूब हिंसा होती है। साल 2018 के राष्ट्रीय चुनाव में कम से कम 18 लोगों की मौत हुई, 200 से ज्यादा घायल हुए। और ये लड़ाइयाँ अक्सर क्या होती है, 2 पार्टियों के बीच में झड़पें होती है। पुलिस फायरिंग में भी मौतें हुई हैं। साल 2001 के चुनाव के बाद भी हिंसा हुई थी। इसके अलावा साल 2024 के राष्ट्रीय चुनाव में भी हिंसा हुई थी। उप जिला परिषद के चुनाव में भी हिंसा हुई थी। साल 2014 के विपक्ष बहिष्कार के बीच भी हिंसा हुई थी। कई मौतें हुई थी, मतदान केंद्रों पर हमले हुए थे। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि इनका इतिहास नहीं रहा है। जब जब चुनाव होता है तब इनके देश में इसी तरह के माहौल बन भी जाते हैं। खैर, अब जांच का यहाँ पर विषय है, जांच चल रहा है। जांच के बाद जो भी रिजल्ट आएगा वो देखने वाली बात होगी। लेकिन इस तरह की अननोन मैन वाली घटनाएं कथित तौर पर बढ़ चुकी हैं। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।